मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोगों के सामने सेट नंबर 16 लेके आया हूँ, जो राम सिंह यादव का न्यू बुक का है। ठीक है, देखिए मैं हमेशा यही चीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए शुरू में यही चीज़ कहता हूँ कि मेहनत कीजिए। मेहनत करने से, मेहनत जो भी करते हैं उनका फल ज़रूर मिलता है। जो भी मेहनत करेंगे उनको फल मिलेगा ज़रूर। कहने का मतलब कि एक माझी नाम का आदमी की सुने होंगे, जो कि बिहारी का था। वो क्या हुआ, पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। क्यों, कैसे, उसको कहाँ से प्रेरणा मिली, तो उसकी एक लंबी कहानी है। लेकिन आप लोग भी एक माझी बने, एकदम ठान ले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक हम जॉब लेंगे नहीं तब तक हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हमेशा प्रयास करेंगे और इस प्रयास के चलते हम लोग क्या करेंगे, जॉब के करीब जाएंगे। इसके अलावे हम आपके साथ हैं, जो कि हम बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है। फिलहाल में चलिए सेट नंबर 16 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर 16 का पहला नंबर सवाल है कि 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि 31 बोल रहा है कि 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर इसका गुणनखंड क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसका क्या करेंगे, 7 स्क्वायर और इसको 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, 7 माइनस 8x और क्या करेंगे 7 प्लस 8x। ठीक है, जो आप कर सकें, इधर चाहे उधर गुना से कोई बात नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए कहने का मतलब कह रहा है कि 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए निकालना आराम से सिखाते हैं इसको। ठीक है, इसका निकालना आराम से सिखाते हैं। बोल क्या रहा है, 22801। ठीक है, 22801 सबसे बड़ा वर्गमूल बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, देखिए ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है 121, 131 और सी में आपको दिया है 1147 और डी में आपको दे दिया है नल। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, इसका वर्गमूल बोल रहे हैं निकालने के लिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो हमारे इसी चारों में से यही ना आंसर होगा। तो हम 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, और 7 का वर्गमूल करेंगे तो 7 7 49। यानी कि ऑप्शन छाटिए। देखिए ऑप्शन छाटने का तरीका, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए सबसे पहले। अब देखिए इसमें और इसमें, तो कहने का मतलब कि अब ये तो शुरू टर्म का हो गया, यूनिट प्लेस का हो गया। अब सेकेंड टर्म में 2 डिजिट, तो इसका 12 का 144 और इसका 169 होता है। ठीक है, तो देखिए दोनों, अब इसका लास्ट देखेंगे। ठीक है, 144 बहुत ज़्यादा है, 169 ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जाएगा। देखिए अब कहने का मतलब है कि ये एक्चुअल में होता है 151 का वर्गमूल। ठीक है, तो कैसे, देखिए 1 का अगर करेंगे तो 01 हो गया, और 15 का अगर करते हैं तो 15 का क्या होता है 225 होता है। तो अगर हम लोग 225 मतलब अप्रोक्स, मतलब लगभग लेके चल रहे हैं, तो देखिए 225 और 228, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, सट रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मान के चल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि किसी गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। देखिए ये तो सूत्र ही पूछ दिया, तो सीधे सीधे क्या कीजिएगा कि 33 नंबर क्या बोल रहा है कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर आपसे पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा 4/3 पाई आर क्यू कर दीजिए। ठीक है, ये आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। आगे चलिए देखिए 34 नंबर सवाल कर रहा है कि x इजिकल टू ए। बहुत आसान सवाल, देखिए ये भी एक तरह से आपको फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला ही है। देखिए तो कहने का मतलब कि अब फॉर्मूला जो पूछ रहा है, तो कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको देखिए 34 नंबर ये पूछ रहा है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, एफ डी और बटा में एन का सूत्र क्या होगा, ये सूत्र पूछ रहा है। तो ये क्या है, समानांतर माध्य का ये फॉर्मूला होता है। क्या चीज का, सीधे सीधे समानांतर माध्य का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 35 नंबर कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में यह पहिया कितने
कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि पहिए का त्रिज्या आपसे कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि इसका एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर में ऐसे लिखिएगा, एक चक्कर में की गई दूरी बराबर आपसे हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट गया 2 गुने 22/7 गुने आपका कितना 42, 7×6 = 42। तो आपको कितना हो गया, ये गुना करने से कितना हो जाएगा 264। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 401 चक्कर में, अब कह रहा है कि 400 चक्कर आपको निकालना है। 400 चक्कर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 264 × 4/100। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या दिया है 1056। ठीक है, तो ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया। देखिए इसलिए 100 से, यहाँ कहने का मतलब यहाँ 100 से देखिए कहने का मतलब यहाँ से देखिए आराम से देख लीजिए, ये अभी तक आपका सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में है, लेकिन आपसे आंसर ऑप्शन में आपको मीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से जब भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 400 चक्कर के लिए हम लोग क्या करेंगे 64 गुने 400, 2 से 2 का। अब इसको गुना कीजिए, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, आइए 10, यानी कि आपका 1056 हो गया, 1056 मीटर करेगा। अब देखिए 36 नंबर सवाल में कह रहा है कि अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो सीधे देखिए कहने का मतलब है कि कितना हानि में बेच रहा है भाई, तो 5% के हानि पर बेच रहा है। तो ठीक है, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 95। तो सीधे यहाँ बनाने का एक ही तरीका है। ठीक है, 36 नंबर सवाल कि 100% में से अगर 5% के हानि हो रहा है तो कितना हो गया 95%, यानी कि यही 95 बराबर आपको कितना दिया है इतना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 95, यानी कि 19 × 5 = 95, ये काटिएगा तो क्या होगा सीधे 2। ठीक है, 2 हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हम लोग क्या होगा 100 अपने आप में, तो 2 गुने 100 बराबर 200 रुपये। ठीक है, आगे बढ़िए 37 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी सामान को 329 रुपया पर बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, यानी कि हानि हुआ। ठीक है, तब सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाए। ठीक है, तो फिर वही सवाल आ गया, फिर सेम टू सेम सवाल आ गया। ठीक है, अभी क्या कर रहा था 36, यानी कि 100 - 6% का क्या हुआ हानि, तो यानी कि आपको 94% आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 94। तो यही आपको 94 बराबर कितना दिया हुआ है 329, तो 1 बराबर आपका क्या होगा 329/24। ठीक है, तो ये आप डिविजिबल कीजिए तो नहीं कटेगा, तो सीधे अभी क्या करेंगे, तो हम लोग अपना 100 निकाल लेंगे, 329/94 × 100। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कीजिए, तो ये आपका डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 आ गया, यानी कि 3.5 × 100, यानी कि 350 रुपया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन दे दिया है, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब करें 38 नंबर की x³ - 27 का गुणनखंड ज्ञात कर। देखिए फिर गुणनखंड का ही सवाल दे दिया। ठीक है, तो पहला में हम आपको गुणनखंड के बारे में बताए ही हैं, और दूसरा में भी आपको ये सवाल फिर से गुणनखंड के लिए दे दिया। वहाँ स्क्वायर पे दिया था और यहाँ क्या कर दिया है क्यूब पे दे दिया है। ठीक है, तो 38 नंबर 38 x³ - 27। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए x³ - 3 का होल क्यूब करेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि AQ - BQ का फार्मूला होता है कि A - B और A² + B² + AB। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x² + 9 + 3x। ठीक है, आप अपना ऑप्शन देख के उसको कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए
बोल रहा है 39 नंबर, एक बेलन की त्रिज्या 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए व्यास आपका दिया हुआ है, तो व्यास देखिए यहाँ से अच्छा सा सवाल है ये आपका 39 कह रहा है कि आपका व्यास बराबर आपको कितना दिया है 28 मीटर। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या इसका क्या होता है, आधा होता है, तो 14 दूनी 28 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि संपूर्ण, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस, ठीक है, 2πr²। अब यहां से करने का मतलब कि 2πr कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच गया HR। अब वैल्यू पुट कीजिए, 2 गुने 22/7 गुने 14, और आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसमें आपका ऊंचाई 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 20 और प्लस ये क्या हो गया 14। तो अब देखिए इससे इसको काटिए तो 2, अब ये गुना कीजिएगा तो कितना होगा 8 और इसको 4 और 2 1 3। अब इसमें गुना कर लीजिए 88 से, तो क्या आएगा 2992 आ गया। ठीक है, देख लीजिए आराम से, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और πr²। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए आगे बोल रहा है कि 21/15 बराबर x/45, x का मान ज्ञात करें। कितना आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिए तो एकदम आराम से बनाते चलेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन जब तक ना समझ में आए तब तक इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हो गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आपको समझ में आए तो आप कर देखिए, यहाँ से छोड़िए, डायरेक्ट छोड़िए, हम यहाँ से करते हैं। देखिए ये भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, और नीचे 15, हमारे वैल्यू निकालना है, 15 3 45, तो x बराबर कितना आ गया 3 और 6 63 आ गया। ठीक है, आपका कितना आ गया 63। अब चलिए 41 नंबर कर रहा है कि यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, तो कितने दिनों में इसी खाई को 10 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, खोद सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं सीधे सीधे एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 में क्या कर रहा है, कितना आदमी 15 आदमी, कितने दिन के लिए भैया, तो 10 दिन में खोद सकते हैं। कह रहा है कि 10 व्यक्ति इसी खाई को 10 व्यक्ति कितने दिन में खोद सकते हैं। तो देखिए D2 बराबर क्या आ गया 15 गुने 10 और बटा में 10, 10 से 10 कट गया कितना 15। ठीक है, यानी कि 15 दिनों में वो खोद सकते हैं। आगे देखिए 42 नंबर, अ तथा ब किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए 42 देखिए इस तरीके से 42 नंबर आप बनाइए इस तरीके से। देखिए करा कि अ कितने दिनों में भाई, अ का दिया है 10 दिन और ब का दिया है 15 दिन, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, मान लीजिए कि 30 ही मान लीजिए। ठीक है 30, तो ये 3 और ये 2, यानी कि अ एक दिन में 3 काम करेगा और ब कितने दिन है 2, एक दिन में 2, मतलब कि 2 काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 5, तो टोटल वर्क क्या हो गया 30/5, यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सी द्विघात समीकरणीय नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 40 ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 दिया हुआ है यहाँ x² + x + 8 बराबर x² - 4। जब भी द्विघात समीकरण आपको कहे तो आपका ये चीज होना चाहिए कि x² + x + कांस्टेंट बराबर 0। ये अगर इक्वेशन फुलफिल कर रहा है तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखिए, अब x² - x² + x + 8 और +4
बराबर 0, इससे ये कट गया तो बचा क्या, x प्लस 12 बराबर 0। यानी कि कहीं भी हमारा ये चीज़ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है कि x प्लस या माइनस x प्लस माइनस कांस्टेंट बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है कि जो द्विघात समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आइए 44 कह रहा है कि यदि 3:7 बराबर 39:x, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो आराम से यहां देखिए कह रहा है कि यदि कितना नंबर है 44, कह रहा है कि 3:7 बराबर 39:x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3/7 बराबर 39/x कर सकते हैं। तो ये यहाँ की गुना कीजिए, तो 3x बराबर 39 मल्टीप्लाई 7, तो x बराबर 39 मल्टीप्लाई 7/3, 3 से काटिएगा तो कितना जाएगा 13, और x बराबर क्या होगा 13 गुने 7, तो 17 के 13 7 91, 91 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 45 नंबर में कि x का मान ज्ञात करें। देखिए एक फिगर दिया हुआ है, आराम से देखिए समझिएगा इसको कि 45 आपको इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का फिगर दिया हुआ है और आपका इसका मान आपका 79 और इसका जो मान है वो आपको दे दिया है x प्लस 40। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन वो आपको 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 79 प्लस x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस, और इसको जोड़िए तो 9 और 7 4 11, तो कितना हो गया 1 और 7 में से 1 गया 6, 61। ठीक है, आपका x का वैल्यू कितना आ गया 61। आगे देखिए 46 नंबर एक सीरीज दिया हुआ है, 46 नंबर, ये आपका मैथ का पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अब 46 से आपको रीजनिंग चलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में सीरीज दिया है, चाहे मैथ में सीरीज दो, बात बराबर ही होता है। ठीक है, आपका 46 इसमें एक सीरीज दिया हुआ है 94 88 82 76 70 डैश 58। तो देखिए सीरीज देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 6 का, यहाँ से भी यहाँ 6 का, यहाँ से यहाँ 6 का, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है 6 का, यानी कि -6 चल रहा है आपको। ठीक है, तो 70 में से -6 घटा देंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64। आगे चलिए देखिए आपका 47 नंबर सवाल कह रहा कि हाथ, देखिए हाथ का रिलेशन आपको केहुनी से दिया है। ठीक है, केहुनी से, तो आपसे पूछ रहा है कि टांग का आपका किससे होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि आपका जो हाथ है, हाथ उसका ज्वाइंट कहाँ है, यहाँ केहुनी के पास है, तो पैर, और पैर का ज्वाइंट कहाँ होता है घुटने के पास। एक ही आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है घुटना। ठीक है, 48 नंबर में आपको दिया है, देखिए आराम से CALENDAR दिया हुआ है, और इसको को रिलेटेड किया है कि CLANEDR। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए C और R क्या किया है, अपना स्पेस जगह नहीं बदला है। ठीक है, और इसके बाद अल्टरनेट कर दिया है, इसके बाद क्या कर दिया है अल्टरनेट कर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि देखिए CIR LU नहीं C, यहाँ C है CULAR। तो क्या करना है, देखिए ये तो अपना जगह बदला नहीं, तो यहाँ भी, और ये भी अपना जगह बदला नहीं, तो यहाँ भी। अब ये क्रॉस हो रहा है तो RI, ये भी आपको क्रॉस हो रहा है तो UC, ये भी आपको क्रॉस हो रहा है तो AL। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना था। अब देखिए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि A है B का भाई है, A B का भाई है,
और सी ए की माँ है, डी सी की पिता है, ई बी की पुत्री है, तो बताएं कि ए और डी में क्या संबंध है। तो आराम से देखिए, एक इस तरीके के जब भी आपसे सवाल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको एक डायग्राम बना लीजिए। जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे एक आप डायग्राम बना लीजिए और उस डायग्राम को फॉलो कीजिए। देखिए 49 बोल रहा है कि बी का भाई, देखिए बी का भाई कौन है, ए, ये क्या हुआ बी। एक चीज इसमें और ध्यान देना पड़ता है कि जेंडर इसका, मतलब कि इसका जेंडर आपको पता होना चाहिए। जैसे बोला कि बी का भाई ए है, तो भाई ए यानी कि ये क्या हो गया, पुरुष हो गया, मेल हो गया। लेकिन बी का तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि बी लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो जब इससे अगर कोई रिलेशन पूछेगा कि बी माने कि बी क्या लगेगा, जैसे अभी पूछ दे कि ए का बी क्या लगेगा, तो भाई या बहन कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो इसी तरह उसका जेंडर भी देखते चलना है। अब हो रहा है कि ए की माँ सी है, देखिए ए की जो माँ है वो कौन है, सी है। और सी के पिता, देखिए सी के पिता कौन है, डी है। और बी का पुत्र ई है, बी का जो पुत्र है वो कौन है, ई है। आपसे ए और डी में रिश्ता पूछ रहा है। देखिए कहानी अब यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब अब ए आप अपने आप को मान लीजिए, ए की माँ कौन है भाई, सी, और सी के पिता कौन है, डी। यानी कि अब हमारा डी क्या लगा, नाना लगा। मम्मी हमारे माँ के फादर क्या लगे, हमारे नाना लगे। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि ए से डी का क्या संबंध है, तो नाना, उल्टा कर दिया है। तो अब पूछ रहा है कि डी जो है ए से क्या रिलेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाना, ठीक है। माने ए से डी का क्या रिश्ता है, तो नाना, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर सवाल बोल रहा है। देखिए 50 नंबर सवाल आराम से देखिएगा कि चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा हुआ है। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। जो पहले पूर्व दिखाता था अब वो दक्षिण दिखा रहा है, ठीक है। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जाकर गलती दिशा में चली गई, वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही है। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ये बना लेते हैं, सूचक बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसको पूर्व मानिएगा, इसको पश्चिम, इसको दक्षिण और इसको उत्तर। तो बोल रहा है कि एक दुर्घटना के बाद खंभे का सूचक जो है पूर्व दिशा अब दक्षिण दिखा रहा है। देखिए अब ये पूर्व हमारे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और यहाँ पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ क्या दिखाएगा, उत्तर दिखाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सीता जो है पश्चिम दिशा जाकर गलत दिशा में चली गई, ठीक है। तो सीता, देखिए अगर यहाँ सीता है तो अब ये इसके लिए तो ये पश्चिम हो गया, सीता के लिए तो ये पश्चिम हो गया, ठीक है। देखिए ये छोड़िए, ये पहला लेके चलिए और एक डायग्राम और हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए सीता अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो गलत दिशा में चली गई, ठीक है। और ये आपका रोटेशन कैसे है, देखिए ऐसे चल रहा है, यानी कि घड़ी के दिशा में आपको घुमा है, ठीक है। तो इसी चीज को लेके चलेंगे। आगे कर रहा है गलत जा रही है, तो वास्तव में वह किस दिशा की यात्रा कर रही थी। माने कि अब इधर पश्चिम जा रही है, तो देखिए कि आपका वास्तव में वो किस दिशा में मतलब कि वो जाने वाली थी। तो आपका पश्चिम किधर है, इधर है, ठीक है। तो माने हाँ इधर है, तो वास्तव में ये पश्चिम की तरफ जा रही है, तो अब वो किधर जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि सीता पश्चिम दिशा जाकर गलती दिशा में चली गई, माने इसको पश्चिम ये जाकर ये गलत दिशा में चली गई, ठीक है। तो वो अब वास्तविक में किधर जा रही है, तो हमारा वास्तविक तब ये हुआ, तो यहाँ से अब वो किस दिशा में जा रही है भाई, तो दक्षिण में चल रही है, ठीक है। वास्तव में वो किधर चल रही है, तो दक्षिण की तरफ चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए पश्चिम यहाँ है ना जी, तो अब पश्चिम कहाँ हो गया, दक्षिण की जगह, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। देखिए इस तरीके से हम आपको 1 से लेकर 16 तक का पूरा वीडियो बना चुके हैं, जो कि मैथ और रीजनिंग का है, ठीक है। तो हम सभी भाई बंधुओं छोड़िए, हमारे शेरों की तरफ से ये जरूर उम्मीद करते हैं कि हमारे शेर अब तक झंडा गाड़ने के लिए तैयार हो गए होंगे, ठीक है।
देखिए एक चीज़ याद रखिए, हम पहले ही शुरू दिन में बोले कि माझी बनिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कहने का मतलब कि जब तक हमको जॉब ना मिल जाए तब तक हम इस वीडियो को देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है। आपको कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एक बार रिजल्ट नहीं हुआ तुरंत टूट जाते हैं। अरे क्या जरूरत है, कमी खोजिए कि हाँ वहाँ क्या कमी होगा कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है, उस कमी को ढूंढिए। और हम एक ही चीज़ कहेंगे कि देखिए 1 से लेकर 16 तक का हमारा वीडियो बन चुका है। ठीक है, आराम से आप प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 16 तक का वीडियो देख सकते हैं। जो भी आज हमारे भाई बंधु हमसे जुड़े होंगे, आज का वीडियो तो वो देख लिए, आगे जाके पीछे से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल देखिए अब कैसे धीरे धीरे फास्टिंग की तरफ जा रहा है। तो अब सेट मारिए, देखिए कि आपका सेट कितना तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम आपसे एक ही चीज़ और कहेंगे कि अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए कि आपके दोस्त वगैरह भाई बंधु जो भी हैं वो इस वीडियो को देखें और वो भी इस वीडियो से देख के क्या करें, फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।